किसका होगा राज तिलक? पश्चिम बंगाल, आसाम, 2 जगहों पर वोटिंग लगातार चल रही है। पहले 5 घंटे में पश्चिम बंगाल में 1/3 वोट पड़ चुके हैं। जी हां, 30% के आसपास पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर पहले 5 घंटे की वोटिंग का आंकड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जहां आज वोटिंग हो रही है। 345 उम्मीदवार कम से कम किस्मत आजमा रहे हैं इस दौर में, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत भी आज ही ईवीएम में कैद हो जाएगी। असम में रफ्तार थोड़ी धीमी है बंगाल के मुकाबले। 21.7% वोटिंग असम में अभी तक हो चुकी है। पश्चिमी मिदनापुर में सबसे ज्यादा 36.5% वोटिंग अब तक हुई है। बांकुरा में लगभग 22% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। और हमारे 3 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं वहां से जहां ममता बनर्जी का घर है। हमारे साथ है नंदीग्राम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र, वो सीट जहां पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। और सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गए हैं देवरा से, जहां सबसे ज्यादा हंगामेदार चुनाव आज सुबह रहा है। ममता बनर्जी घर से निकली नहीं है। इंद्रजीत, बात थी कि बूथ बूथ जाकर वो देखेंगी हालात। एजेंसीज के जरिए खबर ले रही है कि टीवी के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। ममता बनर्जी सुबह से घर से निकली नहीं है और घर में बैठ के ही पूरा जो चुनाव प्रोसेस है उसका जायजा ले रही हैं। बिल्कुल, अपने जितने भी जो ग्राउंड लेवल ग्रास रूट के जो वर्कर है तृणमूल कांग्रेस से, उनसे वो लगातार बातचीत कर रही है और ये फीडबैक ले रही है कि किस तरह से नंदीग्राम में वोट हो रहा है। और सबसे मजेदार बात और दिलचस्प बात जो है इस बार, वो है कि पश्चिम बंगाल में पहले 5 घंटे में वोटिंग परसेंटेज इस वक्त है 37.42, और ये काफी कम माना जा रहा है क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि सुबह के समय में काफी भारी तादाद में लोग आते हैं और वोट डालते हैं। जैसे जैसे दोपहर होती है और गर्मी बढ़ती है तो वो जो लाइन होता है पोलिंग सेंटर में वो कम होना शुरू हो जाता है और फिर शाम तक ज्यादा लोग फिर से वापस आ जाते हैं जब धूप थोड़ा कम होती है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात ये है कि जनरली हम लोग वोटिंग परसेंटेज जब पूरा खत्म हो जाता है 80, 82 या 85% का पोलिंग होता है, लेकिन आज सिर्फ 5 घंटे में 37.42% वोट हुआ है। तो वोट पश्चिम बंगाल के अंदाज में काफी कम हुआ है अभी तक, और इसका किस तरह से हम लोग व्याख्या करेंगे वो देखने वाली बात होगा। दोनों पार्टियां कैसे इसको एनालाइज करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर जो चहल पहल हमें सुबह देखने को मिल रही थी वो अभी नहीं दिख रही है, और ममता बनर्जी अभी भी घर के अंदर है और घर के अंदर बैठ के ही पूरे नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल में बाकी जितने भी सीट है उनके जिस तरह से पोलिंग हो रहा है उसका जायजा वो ले रही है। वापस आएंगे आपके पास इंद्रजीत, वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी के घर पे क्या चल रहा है बता रहे हैं। हम आपको लेकर चले नंदीग्राम। उसके पहले शुभेंदु अधिकारी आज सुबह वोट डालकर गए और जब वोट डाला तो बाहर निकलते ही ममता और टीएमसी पर हमला बोल दिया। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का, नरेंद्र मोदी जी का। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगार किया, युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। तो जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर। अच्छा वोटिंग चल रहा है। 4-5 मशीन बिगड़ा। कोई शिकायत कहीं से आपको, कहीं से वोटरों को रोका जा रहा हो? वो कालीचरणपुर में 2-3 बूथ में खासकर कुछ एक समुदाय का लोग को रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन रोक रहा है दादा? गुंडा। अच्छा, आपने शिकायत किया? नहीं, क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा तरीके से सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। सीआईपीएफ बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है। अनुपम, बताइए क्या रिपोर्ट है, कैसी चल रही है वोटिंग वहां पर?
जी देखिए, अभी तक जिस तरह की आशंका थी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, वैसी आशंका गलत साबित हो रही है। गनीमत है, राहत है, बड़ी कोई घटना नहीं है। और 30 सीटों पर अगर हम देखें तो दक्षिण 24 परगना से भी बड़ी कोई घटना की खबर नहीं है। नंदीग्राम में तो नहीं है बड़ी कोई घटना की खबर। एक घटना हुई है जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है, वहां पर वोट बॉयकॉट कर दिया है ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि जब तक पुलिस की समुचित सुरक्षा यहाँ पर नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर वोट नहीं देंगे। काफी अंदरूनी इलाका है वो, पुलिस की मौजूदगी की मांग वहां पर जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं ताकि सुरक्षा महसूस कर सके वो। इसके अलावा चंडीपुर में सुबह थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, खबरें आई थी। डेबरा में आपने देखा ही थोड़ी गड़बड़ी खबरें आई थी। केशपुर में कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके पास से तनाव बना हुआ है। लेकिन अगर समूचे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जिस तरह के चुनाव हम देखते आ रहे हैं, आदी हो चुके हैं, भारी भरकम हिंसा, वो भारी भरकम शब्द हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि भारी भरकम हिंसा नहीं हो रही है, छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। और बड़ी राहत की खबर यही है, हर जगह वोटिंग सुबह से ही जारी है। बंपर वोटिंग की जो शुरुआत हुई वो तो हमने देखी ही, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है, थोड़ी रफ्तार अभी कम है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो शाम के वक्त और रफ्तार ये बढ़ेगी। हालांकि जो हिंसा की खबरें हैं वो कम है। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। और डेबरा सीट का भी हाल जरा देख ले। वहां सुबह तनाव हो गया था जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार आमने सामने हो गए थे। एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद सूर्याग्नि आपके पास आते हैं। सिक्योरिटी, फिर तो जमायत है, फिर तो देखिए जमायत हो रहा है। क्या सिक्योरिटी? कुछ सिक्योरिटी नहीं है वेस्ट बंगाल में। तो सीआरपीएफ अपना काम नहीं कर रही क्या? सीआरपीएफ पोलिंग बूथ का अंदर में उनको जो ड्यूटी दिया गया है वो कर रहा है। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को पहला दिन से बोला कि देयर इज अ फियर साइकोसिस बीइंग क्रिएटेड बाय द गून्स। सिक्योरिटी बोल रहा है कि एक मिनट, सिक्योरिटी बोल रहा है कि हम इस तरफ और इस तरफ खाली किया। मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर्स ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर्स उस तरफ से आ रहे हैं उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है। भाई दिखा, बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर। एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफी जन वापस भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। बूथ 22 अंचल 1, पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट। उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। कि अभी किसकी दोष है वो समझने की कोशिश मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए जो जरूरी है कि मेरे वोटर्स जो लोग वापस जा चुके हैं, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि बंगाल और बांकुड़ा दीदी को ही वोट करेंगे, दीदी के लिए ही वोट करेंगे। शायद इसीलिए दोनों स्ट्रांग बूथ पे ईवीएम मशीन्स 2 घंटे से बंद थी। आपने किस तरीके से तलवारें खींची हैं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में? सूर्याग्नि, आपने तो भारती जी से बात भी की, वो तो खुद आईपीएस रही हैं, फिर इतनी अविश्वास क्यों है बंगाल की पुलिस पर उनको? देखिए, भारती घोष ये इनका पहला चुनाव है नहीं। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसी क्षेत्र से लड़ा था, पश्चिम मिदनापुर के घाटाल से। वो जीती नहीं। इस बार उनके जो प्रतिद्वंदी है वो भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, हुमायूं कबीर। इस बार उनका दावा ये है कि जिस बूथ पे सुबह वो गई थी, इस्लामपुर एक जगह है डेबरा के अंडर, वहां पे जब वो पहुंची उनको पता चला कि बहुत सारे लोग बाहर से आके वहां पे वो लोग एक असेंबल कर रहे थे और फिर सीआरपीएफ से उन्होंने बताया उनको कि उनको हटाने के लिए। और उसके बाद से उनका दावा यह है कि उनके एजेंट्स को किसी पर्टिकुलर 1-2 बूथ्स पे बैठने को नहीं दिया जा रहा है, उनके लोगों को बूथ से हटाया जा रहा है। तो आरओ तक वो गई, लेकिन आरओ के पास जाके उन्होंने कंप्लेन भी की। वहां पे जिन लोगों पर भारती घोष ने आरोप लगाया कि ये लोग बाहर से आए हैं और वोटरों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी।
उनका दावा है कि वो लोग लोकल्स हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाया और वो कह रहे हैं कि भारती घोष बाहर से लोग लाकर वहां पे हवा जो है वो गर्म करने की कोशिश कर रही थी, वरना वोटिंग बहुत ही शांतिपूर्वक ही चल रहा था। अभी तक अगर एक दो घटनाएं को हम लोग नजरअंदाज करें तो हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे तक एटलीस्ट पश्चिम मिदनापुर के देबरा में उतना कुछ जितना हम लोगों ने शायद एंटिसिपेट या फिर एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना वायलेंस हो सकता है, वो अभी तक हुआ है नहीं। और ये एक अच्छी बात है, अच्छी ट्रेंड है, क्योंकि हमने 2019 के इलेक्शन में देखा था कि 12 बजते बजते ही बहुत ऐसे इंसिडेंट्स उभर के आए थे, वायलेंस बहुत हो चुका था। तो इस बार एटलीस्ट पश्चिम मिदनापुर के देबरा इलाके में अभी तक हम कह सकते हैं कि वोटिंग अच्छी तरीके से हो रही है और वायलेंस भी अंडर कंट्रोल है। चलिए वापस आते हैं आपके पास, आप तीनों रहिएगा हमारे साथ। एक एक खबर आप तीनों हम तक पहुंचा रहे हैं सुबह से लगातार, और 30% वोटिंग है पहले 5 घंटे में। प्रभु जी, सारी घटनाएं जो कुछ भी हो रही हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का कहना कि नहीं साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जबकि पुलिस से आई है भारती घोष, वो चुनाव लड़ रही हैं और वो पुलिस के खिलाफ ही नाराज हैं कि देखिए यार कैसे हो रहा है ये सब। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर फोकस ज्यादा है कि बड़े नेता थे और मीडिया का सारा अटेंशन उन्हीं के ऊपर है। हमने भी कितनी बार दिखाया उनके ऊपर कि बाकी बंगाल के अंदर और कोई कैंडिडेट जैसे है नहीं, एक शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी रह गए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी बेचारे के इतने बड़े नेता हैं, वहाँ उनको किसने नेता बनाया तो देखने वाली बात अब प्रूव होगा कि वो अपने दम पर नेता था या ममता जी के नाम पर नेता थे। कि नंदीग्राम पे ममता जी ने चुनाव वहाँ जाके लड़ाई की, पॉलिटिकल राजनीति लड़ाई की, नेता वहाँ पर क्रिएट किए, उनमें शुभेंदु अधिकारी एक व्यक्ति हैं कि बीजेपी को कोई वहाँ पर बड़ा नेता नहीं मिला जो कि वो वहाँ पर लड़ा सकते थे। तो शुभेंदु अधिकारी का एक बनता है कि अपने आप मॉरल बूस्ट करने के लिए जगह जगह जाना, अपने आप की विजिबिलिटी बढ़ाना, कि उनके लिए भी फ्यूचर का सवाल है। अगर वो अपनी सीट पे ममता को नहीं हरा सकते, अब बीजेपी में उनका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि काफ़ी नेता जो हैं जो छोड़ के कांग्रेस से गए या बाकी पार्टियों से गए हैं, उनका हाल उतना अच्छा नहीं है हारने के बाद बीजेपी के अंदर, क्योंकि अपने लोगों को ज़्यादा वो चिंता करते हैं बाद में जा करके। तो बंगाल में देखना ये होगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि जो छोड़ करके बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, कि कई सीटों पर आपने देखा होगा कि बीजेपी को परिवर्तन भी करना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों को चुनाव टिकट दे दिया गया था जो वहां पर कभी काम नहीं किए, बाहर से आ गए, पढ़ करके आ गए, वहां पर जाकर चुनाव दिया। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी वहां पर लोकल बीजेपी के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है परेशानी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जितनी गालियां उस वक्त आक्रमण किया बीजेपी के ऊपर और लेफ्ट के ऊपर, तो वो भी एक किस्म की बात है। परंतु शुभेंदु अधिकारी एक कद से बहुत बड़े नेता बन गए मीडिया के कारण और बीजेपी के जुड़ने के कारण। वो जैसे शर्मा असम के अंदर बीजेपी के बड़े कैंडिडेट बन गए थे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ करके दिखाया, परंतु शर्मा वहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, कई सालों से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के ऊपर एडिशनलिटी का काम किया। कांग्रेस और तृणमूल की स्थिति में भी तो अंतर है। ममता की छत्र छाया में रहने वाला ममता के रहते तो बड़ा नेता नहीं हो पाएगा, लेकिन शर्मा वहां बाहर निकल गए। आज देखे तो बड़ा नेता बन गया ना, चाहे कैसे बना ये तो देखने की बात है, क्योंकि ममता के खिलाफ लड़ा इसलिए बड़ा नेता बन गया। शायद कहीं और से खड़ा करते शायद हम उतना टेंशन हम भी नहीं देते। तो इसलिए उनका भी यही है कि हम अपना बंगाल के अंदर, क्योंकि बीजेपी का कोई फेस बड़ा है नहीं अभी, तो जैसे ममता चार्ज लगा रही है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए भी आपको मध्य प्रदेश बंगाली कोई नहीं मिला, आपने बाहर से ला करके मैनिफेस्टो रिलीज किए। तो इस तरह से लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उनको लगता है कि फ्यूचर क्या, अगर इस बार जीत गया चुनाव, लगता क्या होगा क्या नहीं होगी, कि आप जो कह के कांटे की टक्कर है कि जो 48% वोट वहाँ पड़े हैं, अब इनके पास फिगर ज़्यादा होंगी और बीजेपी को 7% वोट पड़े हैं, उतना पूरा कवर करना, और मुस्लिम वोट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के फ्यूचर का नेता हो सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस रीजनेबली अच्छी होगी। अगर ना भी जीते, वो तो जीतने के लिए खड़े हुए तो हैं, उनके परिवार के लोग शुभेंदु को फ्यूचर का नेता खड़ा करके बाकी जितने भी डिफेक्ट करके आए हैं उनमें से उतना बड़ा नेता कोई कर नहीं पाया। उनके परिवार के लोग तो इच्छा जता ही चुके हैं कि कितना बड़ा नेता चाहते हैं वो शुभेंदु अधिकारी। फादर भी आ गए पार्टी के अंदर, बहन भी आ गई, सब आ गए। संजय जी, हम लोग आसाम का जिक्र कर रहे थे, वो शर्मा बात कर रहे थे, वो हेमंत बिस्व शर्मा है। आप देखिए कि आसाम की राजनीति में और वो बीजेपी में शामिल होने के बाद वो इतने बड़े नेता हो गए। इस बार बीजेपी को अपने, उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने किसी को बीजेपी के पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया, और पूरी नजर बनी हुई है कि अगर बीजेपी दोबारा चुनाव जीतती है तो शायद हेमंत बिस्व शर्मा ही वहां के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो हम चूंकि उनका जिक्र कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, इतने बड़े कद के नेता हो गए कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद कि बीजेपी को अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया उन्होंने।
बड़ा कद हो गया उनका। अब लेकिन सवाल यह है कि जो बात वो आंकड़े की कर रहे हैं कि इतना डिफरेंस था पिछले चुनाव में 7% और 48% का, क्या शुभेंदु के दम पर या अपने हाई प्रोफाइल स्टार प्रचारकों के दम पर बीजेपी उस गैप को कवर करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, संभावना है। अगर 2016 से 2021 में होने वाले चुनाव की अगर तुलना करें बंगाल में, तो मुझे लगता है वो बहुत गलती होगी, क्योंकि हम एक एनालिस्ट के तौर पे तो अगर हम 2016 को सिर्फ देखते रहेंगे और हम कहेंगे कि क्या कोई पार्टी जिसके 3 उम्मीदवार थे असेंबली में, 10% वोट थे, क्या वो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी? तो 2016 से तुलना करना बिल्कुल एक तरह से बेईमानी होगी। हमें तुलना करना पड़ेगा 2019 से। 2016 और 19 के बीच में बहुत परिवर्तन हुआ है। 2016 में 48% वोट थे तृणमूल के पक्ष में, इस कंस्टिट्यूएंसी में नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं। वोट तकरीबन नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के पास 44%, 45% तो रहेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है। यहाँ पे तकरीबन 25% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर आप पिछले चुनावों का रुझान देखें तो मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट टीएमसी को के तरफ जाएगा। और इसके अलावा 17-18% दलित वोट भी है, जिसका भी बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो 43, 44, 45% वोट पर तो तृणमूल बैठा हुआ है, खड़ा है बिल्कुल नंदीग्राम में। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 7% से, हम 2016 की बात करें, 7 से क्या वो उसको 45 का आंकड़ा पार कर जाएगी? मुझे तो लगता है बड़ा फिर मैं मनीषा पार्लियामेंट से करेक्शन, क्योंकि मैं तो पिछली बार सुन रहा था कि पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन देखें 2016 के बाद या 2014 के बाद, पार्लियामेंट की इलेक्शन के अंदर मोदी जी हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। दिल्ली में 7 के साथ सीटें आई, बाद में 2007 के साथ आई, उसके बाद सीट 3 रह गई, उसके बाद 8 हो गई। राजस्थान देख लिए, मध्य प्रदेश देख लिए, राजस्थान, बाकी जगह सब जगह सब सुपड़ा साफ कांग्रेस का, परंतु बाद में सत्ता में आ गए। तो ये कंपैरिजन की 2019 के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ है, मोदी के नाम से होता है, मोदी के नाम से होता है, 2024 में फिर वोट मिल जाए। नॉर्मली तो हम कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल एक अपवाद होगा। 18 स्टेट्स का एनालिसिस कर नॉर्मली 2016 का नतीजा दिखा रहे हैं। 211 सीटें थी ममता बनर्जी के खाते में। अब मनीषा जी, मैं जयंतों के पास जाऊं उसके पहले जल्दी से एक कमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन को लेकर लगातार बात हो रही है कि 25% से ज्यादा जो है मुस्लिम वोटर है, इसके अलावा 17-18% दलित भी है, क्या ममता बनर्जी का अपना गोत्र बताना, ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना उसी नंदीग्राम में, क्या यह इशारा देता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन उस हद तक हो रहा है वहां पर कि उनको डर लगने लगे, उनको चिंता होने लगे कि हमको भी बताना है कि हम हिंदू हैं? अब ये तो आपके सवाल के जाल में मैं फंसने ही नहीं वाली कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कंसोलिडेट हो ही रहता तो आप जा करके और बड़ो माँ की पूजा भी करते, वहां जाके जो कुल ऊंचे घराने की देवी है उनकी भी पूजा की और मटुआ के देवी की भी पूजा की। उसके अलावा आप ट्राइबल्स की जो पूरा समुदाय है उस समुदाय को अलग पूजा करते हैं। इनका तो वोट नहीं है तो सब मैं अभी रोहित जी आपको समझाना चाहती हूँ कि स्थानीय सच्चाई ये है कि भारत में गरीबी एक सामाजिक परिवेश में जिया जाता है। उस गरीबी के कंबल का नाम अनेक है, उसको आप मटुआ नाम कर दीजिए, उसको आप शाथाल नाम कर दीजिए, उसको आप जंगल महल बुलाइए, उसको आप मुंडा बुलाइए, लेकिन जाके जब हम देखते हैं तो भारत की स्थानीयता की गरीबी और गौरव दोनों ही ये स्थानीय लोग हैं। मुश्किल हमारी ये है कि हम ये समझते हैं कि जिस जमीन पर एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी का स्क्रिप्ट लिखा, उसी आंदोलन के कर्णधार थे शुभेंदु अधिकारी जी। आज प्रश्न यह है कि बिना उस आंदोलन के, बिना उस परिवेश के, क्या वो एक नई पार्टी का चोला पहन के सब मटुआ माँ माटी मानुष सब वही ढो पाएंगे कि क्या ये ममता बनर्जी जो है वो नया अवतार करके रीब्रांड करके और कहेंगे आंदोलन छोड़ो, आज मुस्लिम प्लस हिंदू, मैंने चंडी पाठ भी कर दिया? ऐसे नहीं होता। ये बात जरूर है कि मीडिया से जो एक नई रियलिटी या नैरेटिव बनती है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए जब इलेक्शनियरिंग से टाइम मिलता है तब लोग बड़े नैरेटिव की तरफ भी थोड़ा गोत्र का छीटा, थोड़ा कुछ और, जैसे आपने देखा शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला कि हाँ डिसरप्ट कर रहे हैं वो कुछ समुदाय के लोग हैं, आज नहीं बोल सकते, आज तो कोड है। तो भला है कि इलेक्शन कोड है, भला है सीआरपीएफ पर सवाल उठाने वाले। आपने उन महिला अभिनेत्री को देखा कि हमारे लोग, अरे तुमको कैसे पता है तुम्हारे लोग हैं? अभी तो इलेक्शन कोड है, तुम्हारे लोग वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं, ये तुमको कैसे पता है? बांकुरा विधानसभा सीट से सायंतिका बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं। टॉलीवुड से राजनीति में एंट्री लेते ही टीएमसी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। सायंतिका बनर्जी का आरोप है कि 2 बूथ पर 2 घंटे से ईवीएम काम नहीं कर रही। हमारे
साथ इस वक्त मौजूद है शांतिका बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट और अभिनेत्री। आप अगर बता सकते हैं यहाँ पे क्या इश्यूज थे? जी इश्यूज बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफी जन वापस भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। परेशानी हो रही है, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर अब ये बीजेपी को आप कह रहे हैं कि या ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दोष है? देखिए अभी किसकी दोष है वो समझने की कोशिश मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो जरूरी है कि मेरे वोटर्स जो लोग वापस जा चुके हैं उनको रिक्वेस्ट करके बोलूं कि वापस। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कॉन्फिडेंट है जीतने कि आप यहाँ से जीतेंगे? देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि बंगाल और बांकुड़ा दीदी को ही वोट करेंगे, दीदी के लिए ही वोट करेंगे। शायद इसीलिए दोनों स्ट्रांग बूथ पे ईवीएम मशीन्स 2 घंटे से बंद थी। और अब बात बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एक चिट्ठी पर हो रही राजनीति की। कल ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुटता के लिए चिट्ठी लिखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि चिट्ठी बताती है ममता हार रही। उधर कांग्रेस भी ममता की अपील पर खुलकर साथ देने से बच रही है। बंगाल का रण जब पूरे चरम पर है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी के अपने अपने मायने तलाशे जा रहे हैं। एनडीए के बाहर जो भी दल हैं, उनमें से अधिकतर पार्टियों के नेताओं से ममता ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। चिट्ठी का आधार दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने के फैसले से शुरू होता है और फिर उस चिट्ठी में गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र की दखल, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, राज्यों को फंड ट्रांसफर में नाइंसाफी, दल बदल के लिए उकसाने और लापरवाही से निजीकरण जैसे आरोपों को गिनाया गया है। लेकिन जब ममता ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर बड़े विपक्षी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें ममता को हार का डर दिखा है। यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है। ममता की ये चिट्ठी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य तक को गई है। चिट्ठी में कही गई बातों। डेबरा से बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बूथ 22, अंचल 1, पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट, उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के एक नेता पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। श्रीनगर में बीजेपी नेता पर यह आतंकी अटैक हुआ है। नौगाम में बीजेपी नेता के घर पर निशाना बनाया गया और इस आतंकी हमले में सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया है। बीजेपी नेता अनवर भट्ट के घर पर यह हमला हुआ है और अनवर भट्ट के घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। पुलिसकर्मी का हथियार आतंकवादियों ने छीन लिया था। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अनवर भट्ट अपने घर पर ही थे और घर पर ही ये आतंकी हमला हुआ है। उनके घर पर फायरिंग की गई। अस्पताल में सुरक्षाकर्मी ने दम तोड़ दिया। घायल सुरक्षाकर्मी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आतंकवादी ने बीजेपी नेता अनवर भट्ट के घर पर फायरिंग की है और उनके घर पर तैनात सुरक्षाकर्मी इस फायरिंग में शहीद हो गया।
अशरफ वानी हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। बताइए अशरफ। रोहित, दरअसल ये दूसरा हमला है नेताओं पर, खासतौर से बीजेपी नेताओं पर कश्मीर में। पिछले हफ्ते हमने देखा सोपोर में पार्षदों की बैठक हो रही थी, उसमें 2 पार्षद मारे गए थे और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। आज श्रीनगर के नौगाम इलाके में आरीबाग एक कॉलोनी है जहां पर बीजेपी के नेता जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुफवारा अनवर खान, वो रहते हैं। उनके घर पर यह आतंकी हमला हुआ। उनका जो बॉडीगार्ड था घर पर सुरक्षा के लिए तैनात, उस पर गोलीबारी हुई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उनका हथियार भी छीना गया है और उन्हें जब गंभीर हालत में अस्पताल लिया गया तो अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो अब पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण मामला जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस अंदाज से नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, पहले सोपोर में पार्षदों पर हमला हुआ और उसके बाद आज बीजेपी नेता जो कि कुपवारा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके घर पर हमला हुआ है। वो घर के भीतर मौजूद थे लेकिन वो तो सुरक्षित है, लेकिन उनका जो बॉडीगार्ड है, पुलिसकर्मी है, वो इस हमले में मारा गया है और उसका हथियार भी जो है वो आतंकियों ने छीन कर वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी, फिलहाल जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में हफ्ते के भीतर यह दूसरा मामला, बीजेपी के नेता को निशाना बनाया गया, उनके घर पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सुरक्षा कर्मी की जान चली गई है। पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात था उससे हथियार आतंकवादियों ने छीन लिया। अनवर भट्ट नाम के नेता, नौगाम इलाके में इनका घर और वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके पहले 30 मार्च को सोपोर में पार्षदों की मीटिंग पर हमला हुआ था जिसमें 2 पार्षद और 1 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अशरफ वानी बता रहे हैं। आज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अनवर भट्ट के घर पर जो हमला हुआ है उसके बाद। और इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल रुक कर रहे हैं बंगाल के चुनाव का, किसका होगा राज तिलक। पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है। 30 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ यहां 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और जयंतो घोषाल हमारे साथ बंगाल से ही इस वक्त मौजूद हैं जो नंदीग्राम में मौजूद हैं। अब तक 37.42% वोट पश्चिम बंगाल के दूसरे दौर के चुनाव में पड़ चुके हैं। 5.5 घंटे बीत चुके हैं और मतदान की रफ्तार जितना पहले मतदान होता रहा इस इलाके में उसके मुकाबले धीमी मानी जा रही है। जयंतो दादा, गर्मी ज्यादा है क्या आज? गर्मी बहुत है, लेकिन चुनाव की गर्मी सबसे ज्यादा है क्योंकि अभी यहाँ सबसे जो आप कह रहे थे ना कि जो परसेंटेज ऑफ वोट क्यों मतलब सुबह क्यों कम हो रहा था, जैसे इंद्रजीत भी बोल रहे थे, इसका कारण मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ बातचीत करके मुझे लग रहा है कि शुभेंदु यहाँ घर का मतलब बेटा है और ममता जी शुभेंदु जी एक ही पार्टी में थे और ममता जी हमारे बंगाल के दीदी है। तो जो वोटर है तृणमूल के वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी बहुत एक फ्लोटिंग वोटर्स हो गए हैं, एक ग्रे एरिया हो गया है क्योंकि ये चुनाव में आज नंदीग्राम का लड़ाई ना बेसिकली तृणमूल वर्सेस तृणमूल है क्योंकि तृणमूल में भाजपा का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को हाईजैक करके बीजेपी में लिया गया कि ये बीजेपी का मतलब लिए बिग कैच है। लेकिन अभी देखिए ममता जी के जो राजनीति है, ये जो शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहे हैं कि ट्रेटर और ये विश्वासघात है, ये क्यों बोल रहे हैं? जब हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बैठ के मुझे लगता है कि ये भाषा ठीक नहीं है,
इसमें ममता बस शायद एंग्शियस हैं, इसीलिए इनके फियर साइकोसिस का रिफ्लेक्शन है। जब मैं नंदीग्राम में आया तो देखा कि तृणमूल के जो वोट बैंक है उसको सिंबल में रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरी काम ममता जी ने किए हैं कि वो गद्दार है। मैं चाय की दुकान में भी जाके देखा, ये गद्दार शब्द लेके चर्चा हो रहा है कि जो शुभेंदु के सपोर्टर थे वो तो तृणमूल के सपोर्टर है, और वो उसको क्यों शुभेंदु को नहीं दिया जाएगा, ये भी एक चर्चा का विषय ममता जी ने जानबूझ के बनाया। मैं जो चर्चा कर रहे थे, देखिए जैसे मुझे अच्छा लगा मनीषा जी का एक वाक्य, दैट इज मुझे लगता है थीम ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, दैट बीजेपी इज असेंडिंग एंड टीएमसी इज डिसेंडिंग। ये 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी में लॉ ऑफ नेचर है और शायद ज्यादा ही है। 10 साल सीपीएम के 10 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी देखा मैंने, उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी 10 साल टीएमसी के लिए हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बल्कि दो खबरें नंदीग्राम में आप मौजूद है वहीं से आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, और खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी भी उस वक्त काफिले में मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। उन पर भी हमला हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, और आरोप यह है, खबर यह आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग की गई है, बीजेपी के द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो बूथ जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, लगातार मीडिया कैमरे फॉलो भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं आपको कुछ देर पहले। उनके काफिले को निशाना बनाया गया है, उनके काफिले पर हमला किया गया है। यह कितना गंभीर हमला है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी आ गए फोन पर बता रहे हैं। अनुपम बताइए क्या खबर आ रही है आपके पास इस हमले को लेकर। देखिए बिल्कुल रोहित, ब्लॉक 1 जो है नंदीग्राम का, वहां पर शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही बूथ का दौरा कर रहे थे। तो जब ताबियाचा इलाके के पास से वो गुजर रहे थे, रास्ते पर ही पथराव हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पहले ही निकल गई, लेकिन पीछे काफी सारी मीडिया की गाड़ियां हैं, तो उनमें कुछ गाड़ियों में ईंट पत्थर लगे हैं और उनमें तोड़फोड़ हो गई है। जो कांच हैं वो टूट गए हैं। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी आगे निकल गई। जो पीछे जो काफी लंबा काफिला था, उसमें से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। दरअसल सड़क के दोनों ओर से पथराव किया गया है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी जो पहले थी वो तो पहले निकल गई, लेकिन पीछे की जो गाड़ियां थी वो उसकी चपेट में आ गई। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया बड़ा नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग का। जी बिल्कुल, सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। नंदीग्राम ही नहीं, पूरे पूर्व मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई जगह आरोप लगाए जा रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया जा रहा है, और इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम कई जगह फेल हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी साजिश है, और शिकायत भी दर्ज कराई गई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो ये आरोप प्रत्यारोप पर दौर सुबह से ही जारी है। तो अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं नंदीग्राम से खबर, जहां आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हुआ, हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी निकल चुकी थी। जयंत तो दादा आप इस पर क्या कहिएगा? साथ साथ में पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, उनके काफिले पर हमला हुआ है। मनीषा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं शुभेंदु अधिकारी की बात पर, बोलिए, उसके बाद जयंतों के पास चलते हैं। शुभेंदु जी तो सीधा सीधा एक समुदाय का नाम ले रहे हैं और जय बांग्ला और बांग्लादेश का नारा है से उस समुदाय को जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक अंग और हिस्सा बन करके, हमारे राष्ट्रीय नायक बन करके उन्होंने अगुवाई की। उन्होंने ये भी बताया कि इस संग्राम के वो हिस्सेदार थे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के स्तर पर समर्थक रहे। तो ये क्या बात है कि वही आइडियोलॉजी जो है नंदीग्राम तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ ऐसा
नंदीग्रामिफिकेशन हो गया है कि ग्राम की आइडियोलॉजी अलग और राष्ट्र की आइडियोलॉजी अलग। तो ग्रामम गंतुम तृणम स्पृशति कर क्या रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी? किधर की आइडियोलॉजी है? वो तो अपनी कुछ बात बोल जा रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर जय बांग्ला से परहेज क्या? बांग्लादेश से परहेज क्या? बांग्लादेश को लेकर तो आपने पूरे चुनाव प्रचार में अब तक देखा भी कि बीजेपी लगातार निशाना साधती रही कि ये बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं, बांग्लादेशों से प्रचार करा रहे हैं, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को ये वोटर बनाना चाहते हैं। मुक्ति वाहिनी संग्राम को वो करके प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बात मानो। सामने दिख ही रहा है इसमें कोई प्रधानमंत्री की मटुआ समुदाय की जो पूजा रही उस दिन, जो मटुआ समुदाय की पूजा रही पहले दौर के चरण के मतदान के दिन, उसको लेकर तो तृणमूल कांग्रेस गई है चुनाव आयोग के पास। एक बार जयंतो का कमेंट लेते हैं, उसके बाद आप बोले इस पर। जयंतो बोलिए। नहीं, मैं शुभेंदु जी का ये बात सुन के मुझे लगता है कि शुभेंदु थोड़ा डेस्परेट ज्यादा ही दिखाई दिया इस ये एक्सप्रेशन में। हाँ। और ये एक्सप्रेशन देख के लगता है कि हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन शुभेंदु ने सोचा था, हाँ। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेशन नहीं होगा और ममता का भी एक लायन शेयर हिंदू वोट का मिलेगा, हाँ। और देखिए सिद्दीकी ने कैंडिडेट नहीं दिया मुस्लिम कैंडिडेट, तब तो शुभेंदु के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। दिलीप घोष आ गए हैं फोन लाइन पर, इसीलिए आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो उनसे पूछ लीजिएगा। बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष। जो खबर आ रही है शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? जानकारी आई आप तक कि नहीं? नहीं, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी केसपुर के हमारे जो कैंडिडेट उनको घेर कर भी ईटा पत्थर मारा जा रहा है, मीडिया की गाड़ी पर हमला हो रहा है। तो शुभेंदु को टारगेट पहले भी किया गया और फर्स्ट पेज में भी ऐसे कई हमला हुआ, लेकिन लोग डरने वाले नहीं है, परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं और पहले फेज से भी ज्यादा वोटिंग यहाँ होगा। इसलिए स्वाभाविक है, वहाँ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, सारे गुंडों को साथ लेकर लड़ रहे हैं। शुभेंदु को तो डांट के लड़ना चाहिए, पूरा पार्टी उनके पीछे है, हमारे बड़े नेता गए हैं वहाँ और परिवर्तन का सूचना वहीं से होगी। ममता बनर्जी को आप नवाने। दिलीप जी आवाज कट रही है आपकी। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगा रही है ना ममता बनर्जी की पार्टी, कि आप लोग भी परेशान कर रहे हैं। परेशान कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल से हमारे 140 कार्यकर्ता भी मार रहे हैं। कार भी 3 हत्याएं हुई है, खास पे चुनाव को पहले भी 3-4 हत्याएं हुई थी। ये हम कहाँ से आ गए इसमें? हम तो जूझ रहे हैं हिंसा से और हम हमारे चीफ एजेंट को रोक करके हैं वहाँ केसपुर में कैंडिडेट के ऊपर अटैक हो रही है। दिल्ली से आए हुए सारे मीडिया वालों का गाड़ी तोड़ दिया गया है। तो ये भाजपा का कल्चर नहीं है, दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, बंगाल में नहीं होता है। हम इसका अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है। अभी शुभेंदु अधिकारी को सुना हमने, वो कह रहे हैं जय बांग्ला तो बांग्लादेश का नारा है। प्रधानमंत्री पर तो यह आरोप है वो सीधे बांग्लादेश से प्रचार कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस से शिकायत तक की है चुनाव आयोग से। तो ये बांग्लादेश वाला कार्ड बार बार क्यों लाते हैं? इसीलिए कि जय बांग्ला जो नारा है जय श्री राम के खिलाफ, बांग्लादेश का आजादी लड़ाई में ये नारा वहां लगा था और यहाँ ये लोग लेके आ गए। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का ऑफिशियल नारा है, वो बोलते हैं वो लोग। और हमारे जय श्री राम भी देश भर में ऐसा हो गया है, उसका अगेंस्ट तो बांग्लादेश से नारा उधार लाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में वहां से सेलिब्रिटी को लाए थे लोग प्रचार करने के लिए। तो हर चीज में लोग ऐसा ही करते हैं, बांग्लादेश को फॉलो करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का ये साजिश चल रही है। और उसी प्रकार लोग हैं जो सीए का विरोध में, यहाँ जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया, उसमें भी वही लोग, वही जो घुसपैठिया है रोहिंग्या, वही कर रहे हैं। और आज भी एक विशेष समुदाय को आगे करके ये जो लड़ाई हो रही है, सब जगह वही लोग सामने दिख रहे हैं। एक तो पॉलिटिक्स और सांप्रदायिक राजनीति ममता ने जो किया है, तो बंगाल उसको नकारने को तैयार है। और यही जो इस बार की चुनाव है, ये इस आर पार की लड़ाई इस तारीख को इस बार समाप्त हो जाएगी। वोटिंग के दिन पे बीच दोपहर में शुभेंदु अधिकारी को अगर ये कहना पड़े कि जय बांग्लादेश, जय बांग्ला जो है बांग्लादेश का नारा है, तो लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि हिंदू वोट जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतना उनके साथ निकल कर नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का वोट जितना आपने सोचा था उनकी तरफ खिंच जाएगा, वो नहीं खिंच पाया। तो वो तो जब चुनाव का घोषणा होगा और काउंटिंग होगा तो पता चलेगा। लेकिन जनता ने पहले भी शुभेंदु को साथ दिया, वहाँ इस बार भी साथ देंगे। जिन लोगों ने 30% वोट हाथ में लेकर लड़ाई शुरू करते ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जनता इतना बेवकूफ है और उनका बार बार उनका फांसी पर आ जाएंगे और उनके झांकी पर आ जाएंगे, उनकी बात सुन लेंगे और वोटिंग कर देंगे। आज यहाँ ग्राउंड रियलिटी लोग देख रहे हैं, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ममता बनर्जी के पास उसका हिसाब नहीं है, इसलिए अलग अलग ढंग से वो लोगों को फिर बार भ्रमित करने की प्रयास कर रही है।
तो जीत जाएंगे शिवेंदु? बिल्कुल जीतेंगे और 80 वोट से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप घोष अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के। वो तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ ही जगह की खबर आप तक पहुंची है, ये तो हर जगह हम पर ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं और हम लगातार इस ईंटे पत्थर के बीच ही चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। जयंत, तो दादा उनकी बात सुनने के बाद आप बोलिए, आप अपना कमेंट, क्योंकि बीच में दिलीप घोष आ गए थे। बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी ममता बनर्जी का और शुभेंदु जी का जो लड़ाई है, इसमें जो हिंदू और मुस्लिम जो ध्रुवीकरण, ये शुभेंदु जी ने पहले सोचा था कि ये ध्रुवीकरण से हिंदू वोट को अगर पूरा कंसोलिडेट कर दिया जाए, अगर सिद्दीकी कैंडिडेट दे देते एक, जो नहीं दिया, यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट, और कांग्रेस और लेफ्ट ने भी कह दिया था कि हम सिद्दीकी कैंडिडेट देंगे तो सपोर्ट करेंगे, तो लेकिन सिद्दीकी ने कैंडिडेट नहीं दिया, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, और लेफ्ट ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए, क्योंकि लेफ्ट का मुस्लिम कैंडिडेचर का हिस्ट्री है, यहां जीता था, लेकिन फिर भी हिंदू कैंडिडेट और महिला यूथ कैंडिडेट दिए हैं। अभी शुभेंदु को जो हिंदू वोट है पूरा कंसोलिडेट करना, क्योंकि कैसे जैसे मुस्लिम इन ब्लॉक वोटिंग होते हैं, हिंदू में आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, ब्राह्मीण है, हिंदू में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, और ममता जी जो कार्ड अभी खेल रहे हैं बेगम के काउंटर करने के लिए, जो गोत्र पॉलिटिक्स, और वो जो देखिए हिंदू एरिया में पार्टी ऑफिस भी बनाया, उनके जो घर नंदीग्राम में पहले बनाया था मुस्लिम एरिया में पार्टी लोगों ने, वो कैंसिल करके हिंदू एरिया में पार्टी ऑफिस बनाया। फिर देखिए ये जो कीर्तन होते हैं होली के दिन, यहाँ बंगाल में दोल बोलते हैं, दोल यात्रा, ये जो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये करेक्शन ऑफ द फॉल्ट लाइन, लेकिन स्ट्रैटेजी होते हैं, जैसे बीजेपी काउंटर कर रहे हैं बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ममता हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का काउंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए शुभेंदु का इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा देना, ये मुझे लग रहा है। ठीक है प्रभु जी, चलते चलते जल्दी से कमेंट। ये बात ठीक कह रहे हैं, अपने कह रहे हैं कि वहां पर आइडेंटिटी का क्राइसिस जरूर है, पर ममता जी जो रिप्लाई गोत्र का था, अगर रेट कहेंगे, वो था कि बेगम जब उनको आप कहेंगे तो कई बार रिएक्शन आदमी में करता है, और वहां पर ये पोलराइजेशन जो कोशिश की जा रही है, मेरे को लगता है डीप अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस लेफ्ट और ममता की है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा नेता कोई भी वेस्ट बंगाल में अभी तक नहीं गया, देखा होगा आपने, वहां पर वीक कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। वहां पर कांग्रेस के जितने भी, अगर आप फोटो को देखो, जी बैठे हैं अपने साथ, मैं देखना ज्यादा मैंने जो स्टडी किया है कि वोट ममता बनर्जी पार्टी के 2011 से हर इलेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। इवन पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर भी 2019 के अंदर भी टीएमसी के वोट शायद बीजेपी से ज्यादा है बीजेपी से, तो अगर बढ़ते भी जा रहे हैं, टीएमसी नंबर 1 पार्टी थ्रू आउट फ्रॉम 2011 टू 2019, तो 20 में कोई ऐसा बड़ा जादू होने वाला है कि वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं है बीजेपी का जो अपने नाम से वोट मांगे, कि वोट मांगने के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो मेरे को लगता है टफ फाइट जरूर है दिखाने के लिए, परंतु अंदर टीएमसी के अंदर टीएमसी का नेता अगर ममता बनर्जी वहां पर हार गई, जो अब कई बार लगता है बनाने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी सारी वेस्ट बंगाल में। ठीक, चलिए इंद्रजीत कुंडू फटाफट तस्वीर दिखाइए, फिर ब्रेक लेंगे। आपके आसपास जी, अभी तक हम लोग ममता बनर्जी के रेयापारा के घर के बाहर है और अभी तक वो बाहर नहीं निकली है, लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है वो केशपुर से आ रही है। केशपुर के जो बीजेपी कैंडिडेट है प्रीतिश रंजन कोनार, उनके काफिले पर अटैक होने की खबर इस वक्त आ रही है। और उसके साथ साथ कुछ देर पहले सातिंगाबारी इलाका है नंदीग्राम में, उस सातिंगाबारी इलाके से शुभेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था, तब आरोप यह है कि उन पर पत्थरबाजी हुई। हालांकि उनके कॉन्वॉय में नहीं लगा, लेकिन हमें यह खबर आ रही है कि जो मीडिया व्हीकल्स उनके साथ थे उनके काफिले में, उन पर पत्थरबाजी भी हुई है। और यही चीज केशपुर में भी दिखने को मिल रहा है, जहां पे प्रीतिश रंजन जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके गाड़ी पर हमला हुआ है, वहां पे भी कुछ मीडिया व्हीकल्स जो है उन पर पथराव होने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है।